बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। जी ज़हरा, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे और आपका आगाज़ भी आज का अच्छा हो गया है ना? जी बिल्कुल, हमारा आगाज़ भी अच्छा है और हम शो का भी आगाज़ करते हैं। बिल्कुल, शो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते चलें कि आज हम सेहत के मौजू पे अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, जो कि यकीनन जो हमारे जो नाज़रीन हैं, जो देखने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत ही मुफीद शो होगा आज का। आप बहुत कुछ जान सकेंगे अपनी सेहत से मुतल्लिक़ और अपने प्यारों की सेहत से मुतल्लिक़। ख़ुसूसी तौर पे अमराज़ क़ल्ब के हवाले से आज प्रोग्राम में बात होगी। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता चंद सालों से अमराज़ क़ल्ब की वजह से नौजवानों में जो शरह अमवात है उसमें बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है। हस्पतालों में 30 साल से कम उम्र के नौजवान जो हैं उनको दिल के आर्ज़े की वजह से एमरजेंसी में लाया जाता है। आखिर 30 साल या इससे कम उम्र के अफराद में मतलब दिल का मर्ज़ पैदा होना ये क्यों इतना आजकल कॉमन हो गया है? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर भी सारा कुछ हो रहा है? ये मसला आखिर क्यों इतना बढ़ता जा रहा है? इस हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में आज बात करनी है। बिल्कुल। और फ़हीम, एक वक्त था कि हम लोग समझते थे कि जो दिल की बीमारी है या हार्ट अटैक है वो 40 प्लस या 50 प्लस मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनको होता है, लेकिन आजकल ये बड़ी तशवीश की बात है कि यंगस्टर्स जो 30 से कम हैं वो भी दिल के आर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि हमारा कुछ लाइफस्टाइल इस तरह से हो गया है, अनहेल्दी चीज़ों का हम जो इस्तेमाल करते हैं, इसमें हमारी डाइट भी है, मुर्गन ग़िज़ाएँ, तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, फिर किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना और स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है इसको हमें डिफरेंट डिजीज़ में मुब्तला कर देती हैं। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि दिल के अमराज क्या हैं और दिल को हम अपने सेहत और तंदुरुस्त कैसे रख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल ज़िया, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, EECP। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। एक चीज़ मैं दोस्तों को और बताना चाहता हूँ आपकी मौजूदगी में कि आज हम दिल के अमराज के हवाले से बात तो करेंगे ही, मगर एक अलग तरीका इलाज पे भी बात करेंगे जिसके बारे में आप सुन के बहुत एक अच्छा महसूस करेंगे और स्पेशली वो लोग जो दिल के आर्ज़े में मुब्तला हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी की तरह आएगी। तो सर, आपसे सवालात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये अमराज़ क़ल्ब में इजाफ़ा क्या ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है या दुनिया भर का मसला है? नहीं, अगर देखा जाए पाकिस्तान में तो नहीं, अमेरिका में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ये मर्ज़ फैलता जा रहा है और हमारी कंट्रीज़ में जैसे एशियन कंट्रीज़ है इसमें भी काफ़ी हद तक ये अपनी जगह बना चुका है। और उसका बेसिक रीज़न ये है कि यंग एज के अंदर जो हार्ट अटैक और ये सब हो रहे हैं, हमारा सेडेटरी लाइफस्टाइल, वर्जिश का ना होना, उसके अलावा स्मोकिंग, स्ट्रेस और हमारा जो ईटिंग हैबिट है वो लॉट मैटर करता है कि जो इन चीज़ों को आगे चल के एक्यूमुलेट करके अल्टीमेटली हार्ट अटैक या फिर एंजाइना या फिर हार्ट फेलियर की तरफ लेके जाता है। तो ये हम ये नहीं कह सकते ये सिर्फ हमारे मुल्क का ही है, ये तमाम ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ पाई जाती है। दुनिया का मसला है। सही। अच्छा सर, हम बात करेंगे कि दिल के अमराज कौन कौन से हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि दिल चूँकि हमारा एक बॉडी का एक बहुत ही अहम ऑर्गन है, तो वो उसके बारे में बताइए किस तरह से फंक्शन करता है, क्या बेसिक फंक्शन है उसके? देखिए, बेसिक फंक्शन है सर्कुलेशन, यानी हार्ट एक ऐसा पंप है अल्लाह ताला की तरफ से जो कंटिन्यूसली जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तब से वो बीट करना शुरू करता है और जब उसकी मौत होती है तो दिल की धड़कन बंद होने की वजह से ही होती है। तो इट्स अ वेरी मेजर ऑर्गन, कह सकते हैं एक पंप है जिसमें ब्लड आता है, प्योरीफाई होता है और फिर पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। सही। इसके बगैर मतलब ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी नहीं है और ऑक्सीजन भी उसी के थ्रू सप्लाई होती है। जी, मतलब ऑक्सीजन इस तरह से कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जी टू द ऑर्गन्स, यानी जितने हमारे ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई होता है और जो गंदा खून यानी मीन्स के जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है वापस आता है, प्योरीफाई होता है और फिर वापस प्योरीफाई होके फिर बॉडी को सप्लाई होता है। ठीक है, हमारा हर ऑर्गन जो है उसकी अपनी एक लाइफ होती है। जिस तरह मैंने कुछ आंखों के एक माहिर डॉक्टर साहब के साथ मैंने शो किया तो उन्होंने कहा कि
अमूमन 40 साल के बाद जो है हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। एक वो घुटनों के हवाले से मैंने कुछ शोज़ वगैरह किए तो उन्होंने कहा कि हाँ कोई 60 साल के बाद जो है हमारे घुटने जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादातर ऐसी शिकायत आती हैं। ये जो हमारा दिल है, तो ये ज़िंदगी की कितनी दहाइयाँ जो हैं वो सेहतमंद तरीके से गुजार सकता है अगर हम इसके साथ ज़्यादती ना करें तो? देखिए, डिपेंड करता है वही आपके लाइफस्टाइल पे। अगर आप एक अच्छी वर्जिश कर रहे हैं, सर्कुलेशन आपकी थ्रू आउट द बॉडी बेहतर है, हार्ट को अच्छा खून मिल रहा है, हार्ट अच्छा पंप कर रहा है बॉडी, आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, हार्ट रेट कंट्रोल में, तो आई थिंक एक 80 साल का जो शख्स है उसका दिल भी जवान है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस पे हम ये नहीं, कुछ चेंजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू एज, लेकिन हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है कि उसकी परफॉर्मेंस वैसी ही रहती है जब से वो धड़कना शुरू हुआ था और जब वो बंद हुआ था, अनटिल कोई डिजीज बीच में ना आ जाए। हाँ। सही। तो ये अच्छा, जो हाँ सही। अच्छा सर, कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट डिजीज़ का, जैसे फॉर एग्जांपल जिनको ब्लड प्रेशर है या शुगर है, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं हार्ट डिजीज़ के? देखिए, ब्लड प्रेशर शुगर एग्रीवेट करता है हार्ट डिजीज़ को, ख़ासतौर पर आपका कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हैं तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर वगैरह भी डेवलप हो जाता है। और जिनको डायबिटीज़ है वो एग्रीवेट करती है, वो आपकी जो शरियानें होती हैं उनको पतला करती है, और उन पे एक होता है एंडोथेलियल डिसफंक्शन, जिसकी वजह से शरियानों के अंदर फ्लो थोड़ा ख़राब होता है बिकॉज ऑफ कि वेसल्स के अंदर कुछ चहल पहल हो रही होती है, कुछ चीज़ें टूटती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जिसे कहते हैं प्लाक या कोलेस्ट्रॉल या हाइपर यानी एथेरोस्क्लेरोसिस प्रमोट होता है। तो इसकी वजह से तमाम चीज़ें ये एक सम अप करके इसकी तरफ जाती हैं, हार्ट डिजीज़ की तरफ। सही। नौजवानों में अमराज कल्ब में जो इजाफा हो रहा है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक वक्त तक तो नौजवानों में सिर्फ अगर कोई दिल का आर्जा था वो यही था, दिल आ जाना, दिल टूट जाना। तो ये एक इमोशनल स्ट्रेस तो होता ही है। तो अभी इस दिल के मतलब ऐसे अमराज जिसकी वजह से हम बात वाक़या हो रही है, ज़रा इस बारे में बताइए। देखिए, यंग एज का जो हार्ट अटैक होता है एक तो बहुत ख़तरनाक होता है, और डेवलप क्यों होता है मैंने आपको बताया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस, स्मोकिंग ख़ास तौर पे। आजकल देखें एक्सरसाइज है नहीं, इवन बच्चे भी आप देखें घर में बैठे हुए, पेंडेमिक की वजह से कह रहे हैं कि एक्सक्यूज़ बनाया हुआ है कि जी वो एक गेम आया हुआ उस पर बस बैठे रहते हैं। हम लोग ऑफिस में होते हैं, सेल्स के लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग आते हैं मेरे क्लिनिक पे कि जी कोई ना कोई चीज़ देने के लिए, जैसे कोई कार्ड्स वगैरह ऐसी चीज़, तो आज सर में बहुत दर्द है, क्यों भाई? ब्लड प्रेशर चेक कराओ। ब्लड प्रेशर चेक किया तो जी अच्छा खासा हाई ब्लड प्रेशर, क्यों, क्या करते हो? ये सेल्स की जॉब है। खाना क्या खाते हो? दोपहर में सर बर्गर मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ फास्ट फूड मिल जाए, वो खा लिया। ये जो हेल्दी फूड है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अनहेल्दी फास्ट फूड वगैरह जो हम खाते हैं ये बहुत मैटर करते हैं। उसके अलावा कोई एक्सरसाइज नहीं होना, स्मोकिंग करना, तो ये चीज़ें, और वेट ज़्यादा होना, तो ये चीज़ें काफ़ी सम अप कर जाती हैं। और यंग एज के अंदर ऐसा नहीं है कि पहले कहते थे कि जी ये बीमारी बुजुर्गों की है, अब 12 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक होते हुए देखा है। 7 साल के जी 7 साल के बच्चे के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई। ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो ये देखें मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। जब स्टडी उसकी बहुत अच्छी खासी की गई मुख्तलिफ एजेस के अंदर, तो हमें पता चला कि जी ये चीज़ अभी से नहीं है, पहले से डेवलप, ख़ास तौर पे जिनकी फैमिली हिस्ट्री है तो उनको तो बहुत ही एहतियात करनी चाहिए। हम जेनेटिक हो सकती है ये बीमारी की, अगर किसी की फैमिली में रन कर रही है हार्ट डिजीज, तो वो आने वाली नस्लों में हो सकती है? बिल्कुल एक चीज़ है जो जेनेटिकली रन करती है। अक्सर लोगों में ऐसा होता है, जैसे अभी हम लोग 4 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनमें से आई एम सॉरी टू से, इसको दिल पे मत लीजिएगा, इनमें से 3 या 2 टुवर्ड्स हार्ट डिजीज जा रहे हैं। अच्छा, ये मतलब इस शरह के साथ जो है ना वो दिल के अमराज की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बढ़ रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। और ये एक बहुत ही समझे कि कुछ अरसे के आप यूएस वगैरह में देखें, वहाँ पे उनका फिजिक और वो देखें, वो भी अच्छे खासे मोटे और वो एक्सरसाइज नहीं करते, तो बहुत हार्ट डिजीज़ बहुत है, खासतौर पर हार्ट फेलियर के पेशेंट्स बहुत हैं। हार्ट इतना बड़ा तो बर्गर खाते हो जी, अब आप देखें तो फास्ट फूड वगैरह वहीं से देखिए, हमने वो चीज़ें अडॉप्ट की हैं हमने यहाँ पे। हमारे पास अल्लाह ताला का एक करम है कि हमारे मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, नेचुरली तमाम सब्जियाँ, फ्रूट, हर चीज़ हमारे पास है। अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सही सर, हम जानेंगे आपसे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके इस्तेमाल से हम अपने दिल को तवाना रख सकते हैं, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे।
वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में फिर से खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल ज़िया साहब जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और दिल की बीमारियों के हवाले से, दिल के अमराज के हवाले से हम आज उनसे बात करें। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ग़िज़ा की, डाइट की, कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो कि बाइस बनती है दिल की बीमारियों का, और मुझे साथ साथ ये भी बताइए कि कौन सी ऐसी डाइट है जो इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हम दिल के अमराज से जो है वो बच सकें। ये जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, बेकरी आइटम्स हैं, और ऐसी चीज़ें जो जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है जी, और वो ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो, और साथ में ज़्यादा इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे कैन लीड टू हार्ट डिजीज़। अगर हम देखें कि हमारे यहाँ एक अजीब सी एक वो है कि अगर किसी दावत में जाएं तो जो आपको सालन या कोई चीज़ पेश की जाती है, हाँ। जब तक उसमें बोटियाँ तैर न रही हों तो वो कहते हैं कि दावत अच्छी नहीं थी। तो ये एक बड़ा एक अजीब सी चीज़ है। हम लोगों ने रिप्लेस किया घी से तेल में, लेकिन मिकदार हमने वही रखी। अल्लाह ताला की कुदरत है कि जितनी भी सब्जियां हैं उसमें इटसेल्फ इतना तेल होता है कि उससे हम कुकिंग कर सकते हैं, अच्छा। थोड़ा बहुत ऐड करके। लेकिन हम लोग इतना उस पर ऐड कर देते हैं कि वो अल्टीमेटली अजीब सा एक फॉर्म में आता है। हाँ। और अगर आप देखेंगे कभी आप तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाएं तो आपको एक अनईजीनेस सी होती है, तो आप अच्छे फील नहीं करते। हैवीनेस और एसिडिटी भी। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा, आप फिश का इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप नॉर्मल एक उसमें है, आपको कोई हार्ट डिजीज़ नहीं है, तो महीने में 2 दफ़ा कर लें, 3 दफ़ा कर लें, लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छा। कोशिश करें कि फलों और सब्जियों पे ज़्यादा रहें, और जितना कम ऑयल में बना हुआ होगा उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। हमारे एक बड़े सीनियर एक्टर हैं औरंगज़ेब लगारी साहब, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे और अच्छी सेहत दे उन्हें। वो दिल के मर्ज़ में इस तरह मुब्तला, तो वो अपने तबीब के पास गए तो उन्होंने कहा कि तेल वाला खाना बंद कर दें। तो उन्होंने कहा जी तेल के बगैर तो खाने में मज़ा ही नहीं आएगा, तो कैसे बंद कर दें। वो जो तबीब थे इनके, उन्होंने तेल की बोतल पकड़ी और उन्होंने ऐसे चम्मच में तेल डाला, इसे पिए। कहे नहीं पिए तो सही, ट्राई चखें तो सही। तो कहते कैसा मज़ा है इसका, कहता है बिल्कुल बेकार सा। तो कहते क्यों इसमें खाने बना रहे हैं, इसके बगैर खाने पकते हैं। हाँ। तो कहते हमने इसके बगैर खाना बनाया, हाँ। और मैं खाता हूँ और वो बड़ा अच्छा खाना होता है। और वाकई वो जो जिसे हम लग्जरी समझते हैं, 1-1 इंच की तह ऊपर अगर जब तक तेल की ना लगी हो किसी खाने में, तो हमें लगता है कि शायद ये कोई अच्छा खाना नहीं है, गरीबों वाला खाना बन गया। ऐसी हरगिज़ बात नहीं, पूरी दुनिया ऑर्गेनिक पे आ रही है ना अभी इस वक्त। ज़रा इस बारे में बताइए। जी डेफिनेटली। देखें, कुछ चीज़ें मैं आपको आइडेंटिफाई करूँ कि बहुत सी डाइट्स मार्केट में आ रही हैं, कीटो डाइट, बनाना डाइट। देखें, अल्लाह ताला ने हमें तमाम चीज़ें दी हैं, तो उस सब का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब ये नहीं कि एक ही डाइट पे चले जाएं आप। एक नॉर्मल इंसान की, एक औरत की, आदमी की कुछ कैलोरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप उससे कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ेगा। आपके ऑर्गन्स को विटामिन्स नहीं मिलेंगी और सही नरिशमेंट नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो देखें, अगर हम एक ही डाइट पे चले जाएं, एक ही कंटिन्यूस, तो आप खुद कुछ अर्से बाद उकता जाएंगे। उसके बाद फिर आप दोबारा से दूसरी डाइट को ऐसा शुरू करेंगे कि भाई मैंने कैसे कभी खाया नहीं था। हाँ। अल्टीमेटली वो बड़ा नुकसानदेह होता है। और मेरे ख्याल है ये भी नुकसानदेह है कि आप एक ही चीज़ को यूज़ करते रहे। हर मेरे ख्याल राइट पोर्शन होना ज़रूरी है, और हेल्दी पोर्शन। ये नहीं कि जैसे फ़हीम साहब ने फरमाया कि बहुत सारे उसमें तह जमी हुई है तेल की, और ये बहुत ही अजीब सी चीज़ें। घी के बगैर क्या मज़ा आता है, कौन सा मज़ा ले रहे हैं हम घी। और बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट की जा रही है आजकल। अक्सर आप देखते होंगे, अक्सर लोग कैरी कर रहे थे एज ए फैशन स्टेटस सिंबल, एक बड़ी सी बॉटल, उसमें क्यूकम्बर, उसमें पता नहीं क्या क्या पुदीना, और वो पता नहीं। अगर आप उसको चखें तो आप वो खुद भी बड़े मुश्किल से पी रहे होंगे। अब बताएं ना आपने क्या होगा ज़रा यूज़। जी, डिटॉक्स वाटर की बात। देखिए, डिटॉक्स हमारे पास एक ऑलरेडी अल्लाह ताला ने, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि अगर हम हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग करें तो ऑलरेडी हमारी बॉडी इसमें होती है कि डिटॉक्सिफाई हो जाती है। वी डोंट नीड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो अल्टीमेटली आपको, अक्सर लोग ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे लोगों ने यूज़ किया। अब क्या हो रहा है जी, मैदे में तेज़ाबियत हो रही है, तो भाई किसने कहा था कि इतना डिटॉक्स वाटर बना के जो भी वो पियो। अच्छा, तो ये काफ़ी नुकसान इस तरह के हैं। अगर हम मैनर रवि से चलेंगे, हमेशा जब भी खाना खाएं पेट भर के मत खाएं, एक हमारी सुन्नत भी है, इंशाल्लाह हेल्दी रहेंगे। और खाने के फ़ौरन बाद जो वॉक का कॉन्सेप्ट, पानी भी वॉक का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल नहीं है। खाली पेट वॉक की जाती है। अच्छा, खाने के फ़ौरन बाद वॉक नहीं की जाती? नहीं की जाती।
और खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने के हवाले से भी तिब नबवी में मना। जी बिल्कुल। और खाने के फ़ौरन बाद लेटा भी नहीं जाता। आपको जैसे इस कुर्सी पे बैठे हुए कम से कम आधा घंटा 45 मिनट बैठिए, उसके बाद जो भी काम करना है आप काम कीजिए। सही सही। अच्छा सर, ये जो हार्ट अटैक की अगर हम बात करते हैं तो क्या वजह बनती है? एक तो कोलेस्ट्रॉल आपने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, स्मोकिंग, ये सब एग्रीवेट करके ख़ास तौर पे आपकी वेसल्स के अंदर बहुत ही समझें कि एथेरोस्क्लेरोसिस यानी एक ऐसी टर्म है कि जिसकी वजह से प्लैक डिपॉजिट हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है जो आपकी आर्टरीज को क्लॉग करता है। तो ये चीज़ें अल्टीमेटली हार्ट अटैक की तरफ लेके जाती हैं। सही। अच्छा, आपने ये कहा कि जो तली हुई चीज़ें हैं वो हमें लेके वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं और उसकी वजह से हमारे दिल के जो अमराज हैं उनमें इजाफा होता है। तो ये जो तली हुई चीज़ें हैं वो खाने का महीना आ रहा है अभी, जहाँ बग़ैर पकौड़ों और समोसों के हमारे रोज़े कबूल नहीं होंगे, हमें ऐसा लगता है शायद। तो आपकी मौजूदगी का हम भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपने खाने पीने के शेड्यूल के बारे में हम थोड़ा सा रहनुमाई चाहते हैं। देखिए, ये महीना आ रहा है बरकत का महीना जी, दुआओं का महीना, और इसमें कबूलियत बहुत सी है। और हमारे पूरे साल की जो चीज़ें होती हैं समझें कि सब लोग समाप्त करके एक जगह बैठ के दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। ये नहीं फरमाया कि तली हुई चीज़ें खाएं। आप खुद अपने आप को वो कर सकते हैं। आप अगर अफ्तार कर रहे हैं तो एक फ्रूट चाट से अच्छा जो हेल्दी एक चीज़ है उससे कर सकते हैं। सुन्नत तरीके से पानी और खजूर से रोज़ा खोलिए। उसके बाद फिर आप चाहें तो एक आध पकौड़ा, अगर बहुत ही आपको, क्योंकि ये ऐसा हो नहीं सकता है कि पाकिस्तान के किसी घर में पकौड़ा और समोसा ना हो। ऐसी खुशबू आ रही है और आप बर्दाश्त थोड़ा बहुत चख सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो चीज़ ऐसी है कि जब जो भी हाथ लगाता है तो फिर वो स्टॉप नहीं होता। तो उसको स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि अफ्तार बहुत ही लाइट सी करें और उसी में खाने का जो एहतमाम किया हुआ थोड़ा बहुत वो खा के आप फिर सहर तक ही फिर आप करें। बीच में कुछ थोड़ी बहुत मंचिंग करें, लेकिन ऐसी नहीं करें जो अनहेल्दी हो। उससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और बहुत ज़्यादा ये जो हमारे यहाँ शरबतों का इस्तेमाल होता है, आई थिंक अगर उसको कट डाउन कर दें, खाली आप एक कंपेयर कीजिएगा, किसी दिन आप पानी के साथ रोज़ा खोल कर खजूर और पानी के साथ, नेक्स्ट डे आप शरबत के साथ खजूर या पकौड़े वगैरह करके देखें, तो आप फील करेंगे जब आपने लाइट सा एक खजूर और पानी से खोला है रोज़ा, आप ज़्यादा अच्छा एनर्जेटिक फील करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। ये जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो हम खुद हमारे हाथ पे देखें, हम चाहें, हम क्या कर रहे हैं। रमज़ान के महीने में हम बहुत सी चीज़ों से परहेज़ कर रहे हैं, तो हम क्यों ऐसी चीज़ों पे क्यों नहीं कर सकते? सही सही बात। पूरी बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई होती है 30 जो आपके रोज़े होते हैं। इससे अच्छा और क्या है? और इसी के अडॉप्ट करें। अब जैसे ही हमारे यहाँ चांद नज़र आता है ईद का, मिठाइयों की दुकान पे रश शुरू हो जाता है, लोग मिठाई, आप बिलीव करें नेक्स्ट डे जितना एक जीपी के पास गैस्ट्राइटिस और ऐसी ट्रबल के साथ लोग जा रहे होते हैं, शायद ही कभी थ्रू आउट द ईयर जाते हो। आप सही कह रहे हो। मेरे जहन में ये आ रहा है बार बार कि हम लोग क्या करते हैं, अमूमन सभी सुबह सुबह पेट भर के नाश्ता करते हैं, जिसे हम सहरी कहते हैं। अब वो उसके बाद सो जाते हैं और खाने के फ़ौरन बाद पानी भी पीते हैं अच्छा खासा, कि हमने पूरा दिन पानी नहीं पीना तो एक दफ़ा ही 2 जग पी लो। तो ये तो बहुत अनहेल्दी है। बिल्कुल है। देखिए, सहरी के बाद आपको इबादत करनी है। हम लोग क्या करते हैं, बस वेट कर रहे होते हैं, जैसे ही अजान आखिर एक फर्स्ट अल्लाह अकबर हुआ, पानी का गिलास फटाफट पी लें, उसके बाद फिर हम जाके नमाज जल्दी जल्दी पढ़ के लेट जाएं। दिस इज़ वेरी बैड। नमाज के बाद थोड़ी सी तिलावत करें, थोड़ी देर बैठें, उसके बाद फिर आप आराम करें, तो ज़्यादा मेरे ख्याल है एक साथ भी नहीं खाना सहरी के टाइम एक साथ ही पानी पी लें तो वो भी बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम, थोड़ा टाइम की गैप। इबादत क्यों कही है कि रात के वक्त इबादत करें, उसमें वक्त वक्त से कुछ ना कुछ आप खा सकते हैं, ताकि शहर में इतना ज़्यादा आपको ना खाना पड़े कि अजीब सा वो एक समझें कि ब्लोटिंग भी हो आपको और हैवीनेस सी फील हो। सही। अच्छा, ये बताइए कि नौजवानों में ये अमराज क्यों बढ़ रहे हैं? अभी बहुत सारे अहम सवालात हमने आपसे जानने हैं प्रोग्राम में अगले हिस्से में भी, कि इसके क्या क्या तरीका इलाज हैं, और वो लोग जो इस वक्त दिल के अमराज में मुब्तला हैं उनको जो शिकायत हैं वो क्या क्या हैं। तो हम शुरू यहाँ से करते हैं कि नौजवानों में ये अमराज क्यों बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, नौजवानों में ये अमराज बनने की बेसिक वजह सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, स्ट्रेस, एक्सरसाइज का ना होना, ये तमाम चीज़ें, और साथ में फैमिली हिस्ट्री होना। फैमिली हिस्ट्री ये आस्ता आस्ता अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी मेरी तो फैमिली हिस्ट्री है, मुझे तो हार्ट अटैक होगा ही होगा। अच्छा, वो पहले ज़हन बनाया हुआ होता उन्होंने। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि जो खाना है खा लो, जो करना है वो कर लो, ऐसा नहीं है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तब तो आप बहुत एहतियात करो,
हाँ। जितना आप एहतियात करोगे उतना ही आप आगे चल के अच्छा रह सकते हो। और जब ये किसी को आप बिलीव करें, जो स्मोकर्स हैं, जब इनको हार्ट अटैक होता है उसके बाद कहते हैं यार मैंने बहुत बड़ी गलती की यार, स्मोकिंग छोड़ देता हूँ। आप बिलीव करें कि जब अटैक हो गया उसके बाद घर पहुँच गए, यार एक तो पी सकता हूँ। तो ये जो एक चीज़ है ना, वो एग्रीवेट करती है सब चीज़ों को कि हम एक हमें सबक मिल भी गया लेकिन स्टिल हम उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अगर सर कोई हार्ट की बीमारी में मुब्तला हो जाए, अब ज़रूरी नहीं कि वो हार्ट अटैक ही उसको हो, और भी बीमारियां होती हैं, तो क्या वो इरिवर्सिबल होती हैं? क्या वो पहली की तरह सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है एक बार अगर दिल आपका अफेक्ट कर गया? देखिए, हार्ट अटैक क्या है जी, जब आपकी दिल की शरियानें यानी आर्टरीज वो 100% ब्लॉक हो जाए किसी एरिया की वहाँ पे, और वहाँ ब्लॉक पे हो ऑक्सीडेंट जाए। ब्लड जी। नहीं जा रहा हो तो उसका जी। टिश्यू डैमेज हो जाता है। अच्छा, जब टिश्यू डैमेज हो गया तो वो एरिया तो निक्रोस्ट हो गया, वहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। अब जो बचा हुआ है उसको हम कर सकते हैं, या वो अटैक इतना मेजर नहीं था जिसकी वजह से वो रिवर्सिबल वो हो गया, यानी उसके बाद आपको यानी कोलैटरल्स की वजह से और चीज़ों की वजह से आपकी चीज़ें रिवर्स हो गई, आपका हार्ट का पंपिंग प्रेशर अफेक्ट नहीं हुआ, तो वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अल्टीमेटली हार्ट डैमेज हो चुका होता है। अच्छा। और उसका फिर एहतियात करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर आप एक हार्ट अटैक वाले हार्ट के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपको बहुत एहतियात करनी है हर चीज़। अच्छा सर, हार्ट सही। फेलियर और हार्ट अटैक में थोड़ा सा मुझे डिफरेंस बताइएगा कि मैंने अगर- आपको हार्ट अटैक बताया कि जी जब आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं वो हार्ट और अटैक हार्ट अटैक होता है। हार्ट सही। अटैक किस तरह से होता है कि जब आपको सेंट्रल चेस्ट पेन जो जी। लेफ्ट आर्म पे रेडिएट कर रहा हो, बैक साइड पे जा रहा हो, लोअर जॉ पे आ रहा हो, साथ में आपको स्वेटिंग घबराहट हो रही हो, आपको बहुत प्रेशर फील हो रहा हो, हाँ, तो ये हार्ट अटैक की एक कंडीशन होती है। सही सही। अच्छा, कुछ कंडीशंस में सांस बहुत फूलता है, आप लेट भी नहीं पाते। उसमें क्या होता है कि आपके लंग्स में पानी आ रहा होता है, आपका हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम होता है, इसको कहते हैं हार्ट फेलियर। यानी ये हार्ट इतना ब्लड पंप आउट नहीं कर रहा जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उस टर्म को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। इसमें कहते हैं ना जिसका दिल 25% काम कर रहा है, 20% काम कर रहा है, जी जी। इस टर्म को कहते हैं हार्ट फेलियर। और ये सही। डेवलप होती है साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर जिनका रहता है, जिनका हार्ट रेट, कार्डियोमायोपैथी भी शायद- कार्डियोमायोपैथी भी डेवलप होती है। क्योंकि कार्डियोमायोपैथी के बहुत से रीज़न हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता, बचपन से ही उनको एक हार्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो आगे चल के कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाँ। डायबिटीज़ की वजह से कार्डियोमायोपैथी डेवलप होती है। अच्छा, अलामात क्या होती हैं कि मतलब कि इस तरह की अलामात अगर हमारे जिस्म में पैदा होना शुरू हो जाएं दिल से मुतल्लिक, और हमें फ़िक्र फ़ौरन हो जानी चाहिए कि ये अब मामला किसी और जानिब बढ़ रहा है? देखिए, अक्सर हम कहते हैं ना कि जी तेजाबियत गैस कैसी फील हो रही है, हाँ। और उसके लिए घर में किसी को ऐसा हो रहा हो यंग एज में हो, यार कुछ नहीं हुआ भाई, तुम्हें गैस वैस हो रही है, 7 अप पी लो या फिर कुछ ऐसी चीज़ कर लो। जी 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 जी। वो गलत चीज़ है। अगर आपको बहुत ज़्यादा रह रही है तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं, ताकि प्रॉपर आपका वर्कअप हो। ये अल्टीमेटली हार्ट डिजीज़ की तरफ जा रही होती है। कभी आपको चलने में थोड़ा भारीपन हो या थोड़े से एक्सरसाइज की ठीक हो जाएगा। अच्छा फैसल साहब, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है। वक्फे से वापस आते हैं तो इन अलामात के हवाले से बात करेंगे, और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे नाजरीन हैं वो भी डायरेक्ट कॉल करके अब डॉक्टर साहब से अपने दिल के अमराज से मुतल्लिक जो है सवाल जवाब कर सकते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आज हम अमराज कल्ब के हवाले से बात कर रहे हैं, और अभी हम बात करेंगे कि अमराज कल्ब के जदीद तरीक़ा इलाज के हवाले से। आप हमारे प्रोग्राम में फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए आपको अभी यहाँ पे एक नीली पट्टी में नंबर नज़र आएगा, उस नंबर पे आपने रब्ता करना है। जनाब डॉक्टर फैसल ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम वक्फे से पहले जिस जगह पे पहुँचे थे आज के मौजू के, वो था दिल के अमराज के हवाले से अलामात, कि वैसी वो कौन सी अलामात हैं जिनकी हमें परेशानी होनी चाहिए या हमें परेशानी लेनी चाहिए। तो आपने कहा तेजाबियत, एक तो मैदे की तेजाबियत है, इसके अलावा दिल की धड़कन का तेज़ होना। ये कैसे पता चलता है? आपको किसी फील खूबसूरत इंसान को देख के वो तब तेज होती हैं धड़कनें, या देखिए, अक्सर लोगों की दिल की धड़कन कहते हैं कि दिल की धड़कन महसूस हो रही है, उसको ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार तुम छोटे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। उसको अगर ज़्यादा रह रही है तो अपने करीबी कार्डियोलॉजिस्ट या फिर जीपी से जाके चेक करवाएं कि ऐसा मसला अच्छा क्या सर, है। यहाँ एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिन लोगों को एंजाइटी होती है उनकी भी हार्ट बीट तेज़ रहती है, तो वो भी दिल से रिलेटेड है या वो एंजाइटी से रिलेटेड? एंग्जाइटी की वजह से जो पैल्पिटेशन होती है वो ख़तरनाक नहीं है, खतरनाक नहीं है। उसका कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन सही। अगर अंडरलाइंग कार्डिक डिजीज़ है तो वो फिर एक टर्म होती है एट्रियल फिब्रिलेशन,
उस तरफ जा सकती है, यानी आपकी इर्रेगुलर हार्ट बीट जी। वो एक प्रॉब्लम कर सकती है। एंग्जाइटी की वजह से पैल्पिटेशन होना कोई खतरे की बात नहीं है, वो सही। जब आप नॉर्मलाइज होते हैं तो बिल्कुल चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अक्सर पैनिक के अंदर लोगों को ऐसा होता है, कुछ लोगों को पैनिक अटैक होते हैं, जिनकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई, तो वो खतरे की बात नहीं है। अगर कोई आपको दिल का मर्ज नहीं है, उसकी वैसी ही हो रही है, तो वो ठीक है। तो एक तो मैदे की तेजाबियत और दिल का तेज धड़कना, ये दो चीजें हो गई। देखिए, और क्या होता है? ब्लड प्रेशर आपका बहुत रह रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, आपको घबराहट दिन में बहुत होती है, ज़रा सा चलते हैं तो सांस फूलता है आपका। तो ये कुछ अलामात ऐसी हैं कि इसको एड्रेस किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको हार्ट की तकलीफ हो, लेकिन क्योंकि हार्ट एक मेजर ऑर्गन है, उसके लिए ये रिलेटेड है, तो चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पहले जो आपकी कैपेसिटी थी कि वॉक की सांस नहीं फूलता था, अब आपका सांस ज़्यादा फूल रहा है, तो उसको एक टर्म होती है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। वो टर्म बेसिकली हार्ट आपका पंपिंग फंक्शन कम होता है, जिसकी वजह से सांस ज़्यादा फूलता है। तो उस टर्म को अगर हम देखें तो इट सेल्फ बताती है हार्ट फेलियर, यानी हार्ट इतना ब्लड पंप आउट नहीं कर रहा, इतना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम हो रहा है। तो अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं, तो ये चीज़ डेवलप हो रही होती है या ऑलरेडी होती है, तो इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। देखें, अब ये नहीं कि मेरे प्रोग्राम के बाद कोई बैठा हुआ उसको थोड़ी सी पैल्पिटेशन हो, फ़ौरन वो चला जाए। वॉच करें पहले। लेकिन अगर आपको प्रेशर सीने में बहुत आ रहा है, आप समझ रहे हैं कि ज़रा सी मूवमेंट कर रहे हैं, पेन हो रहा है, तो फिर आपको फ़ौरन जो करीबी अस्पताल है या फिर कोई भी इमरजेंसी का सेटअप है, वहाँ जाना चाहिए और जाके अपना वो सेटअप करना चाहिए। सर, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रजिया बात कर रही हूँ रहीम यार खान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं रजिया रजिया क्या बात कर रही हूँ। जी रजिया, आपकी आवाज़ आ रही है, क्या सवाल करना चाहेंगी? डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा बेटा है, 5 साल उम्र है उसकी, तो उसकी हार्ट बीट बहुत तेज होती है, ऐसे बाहर से बाहर तक की सुनाई देती है। कितनी उम्र है उनकी? 5 साल। 5 साल उम्र है बच्चे की? 7 साल। 7 ईयर। ठीक है। ठीक है, आप पूछना चाहेंगे कुछ इनसे? नहीं, मैं जवाब देना चाहूँगा। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए बहन, हम बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। देखिए, एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ भी होती है, यानी पैदाइशी डिफेक्ट होना हार्ट के अंदर। हम अक्सर कहते हैं कि जी बच्चा पैदा उसके दिल में सुराख है। हाँ, ये क्या होता है? अब ये एक अजीब सी टर्म ने बनाई, सुराख से खून तो सारा बाहर निकल आएगा बाहर। तो एक हमने अजीब सी वो एक टर्म बनाई हुई, उसका मतलब ये होता है कि हार्ट के चेम्बर्स होते हैं 4, और जिसमें खून एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है एक दरवाज़ों के थ्रू, जिसे हम कहते हैं वेल्व। एक और टर्म मैं करेक्ट कर दूँ, अक्सर लोग आते हैं मेरे पास कि जी 4 वॉल लीक हैं, 4 वॉल बंद हैं। भाई वो वेल्व नहीं होते, वो आर्टरीज होती हैं। वेल्व जब प्रॉब्लम होती है वो डिफरेंट एक वो आती है। तो एक टर्म हमारे चीज़ों की वो चीज़ों को समझना आसान किया हुआ है हमने खुद से। अक्सर जब बच्चों में वो वेल्व पैदाइशी कुछ होते हैं कि वो आस्ता आस्ता जो उनका क्लोजर होता है और ओपनिंग होती है वो बंद हो जाती है। अच्छा। आस्ता आस्ता वो काम करते हैं, आस्ता आस्ता उसकी नॉर्मल पोजीशन पे आते हैं। जिन बच्चों में नहीं आते तो उनमें अल्टीमेटली इस तरह की चीज़ें होना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, और बच्चे नीले पड़ जाते हैं एकदम। आपने सुना होगा कि जी रोया और नीला पड़ गया, इसको नहलाया था नीला पड़ गया। तो ये चीज़ें कंजेनाइटल होती हैं। इसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, और एक आम डॉक्टर के पास नहीं, जो बच्चों का माहिर अमराज़ क़ल्ब का डॉक्टर है उसके पास, स्पेशलिस्ट, ताकि वो उसको अच्छी तरह तशख़ीस करके उसका इलाज कर सके। इसको अगर ऐसे छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली हार्ट फेलियर, यानी आगे चल के हार्ट का कमज़ोर होना, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना, वो डेवलप हो सकता है। इन खातून ने हमें शायद मुल्तान से फ़ोन किया था। और रहीम यार खान से। रहीम यार, क्या वहाँ पे ऐसे अस्पताल होंगे जहाँ? जी बिल्कुल, रहीम यार खान में भी हैं, मुल्तान में भी हैं, और फैसलाबाद में, लाहौर में, सब उन जगहों पे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे बच्चों के डॉक्टर अवेलेबल हैं जो दिल के अमराज को देख रहे हैं। बिल्कुल, उनको चाहिए जो अपने करीबी दिल के अमराज का अस्पताल है, अगर रहीम यार खान में नहीं तो मुल्तान में, वहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं रज़िया आप हमें सुन लिया होगा, और जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि आप एक दफ़ा बच्चे को ले जाके किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो कि अमराज क़ल्ब का डॉक्टर हो उसको दिखा दें तो बेहतर होगा। मज़ीद बात करेंगे, आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। हमारे जो इस वक्त नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर कहीं मत जाएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। डॉक्टर फैसल ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे हार्ट डिजीज़ के हवाले से जो है वो सवालात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें सिम्टम्स बताए कि अगर किसी को हार्ट का मसला है तो क्या क्या अलामात सामने आ सकती हैं। अच्छा, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो फौरी तौर पे हमें कराने चाहिए? देखिए, अगर कोई चेस्ट पेन के साथ ईआर में जा रहा है जी, तो सबसे पहले उसका ईसीजी होगा और कुछ एंजाइम टेस्ट होंगे। सही। अगर वो सही। पॉजिटिव आते हैं तो फ़ौरन अगर 2 घंटे के अंदर एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी कर दी जाए तो वो एक डायग्नोस्टिक प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होती है, जो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि फ़ौरन से फ़ौरन कल्पिट वेसल जो ब्लॉक थी उसको खोल दिया और फ्लो शुरू हो गया हार्ट पे ब्लड का। सही। तो वो एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर वो नहीं हो सकता तो फिर नेक्स्ट स्टेज पे हम कहते हैं कैबेज, जिसे कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग या सिंपल ज़बान में बाईपास, तो ठीक एक है। ऑपरेशन होता है। तो ये 2 इन्वेसिव प्रोसीजर जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो चल रहे हैं पूरी दुनिया में। एक तीसरा नया इलाज एक है जो नॉन इन्वेसिव यानी बगैर सर्जरी के, जिसे कहते हैं EECP यानी इन्हांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। एक ये नया तरीका इलाज दुनिया में आया है। इससे होता है कि हार्ट के अंदर नेचुरल बाईपासेस डेवलप किए जाते हैं जो हर हार्ट में होते हैं। ये टोटल बेसिकली 35 सेशंस का इलाज होता है, जिसमें एक मरीज़ को 1 घंटे के लिए जाना होता है उस सेंटर में और उस अच्छा। मशीन के थ्रू इलाज किया जाता है। ये इसको रिकवर किया जा रहा होता है हार्ट को समझे रिकवर किया जाता है इस तरह से कि देखिए पहले बाईपास हो चुका है, हाँ। एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, अब दवाइयों पे हैं और कुछ नहीं कर सकते, या उनका हार्ट इतना वीक है कि उस पर हम बाईपास के लिए नहीं आ सकते, एंजियोप्लास्टी के लिए आ सकते, या ये कंडीशन है कि इतनी ब्लॉकेजेस हैं जगह जगह जिस पे हम ग्राफ्ट यानी बाईपास सर्जरी नहीं कर सकते। तो उनके लिए ये तरीका इलाज है तो जिसे सर ये enhanced करता है external क्या, का- मसल को स्ट्रॉन्ग करता है? ये हार्ट बेसिकली के? क्या करता है कि सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी बेटर करता है और ख़ास तौर पे हार्ट को, यानी हार्ट मसल को, मायोकार्डियम को अच्छा एक खून सप्लाई करता है, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है उस पर नेचुरल बाईपासेस बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आप एक्सरसाइज करते हैं अगर किसी जगह जाके, अगर फर्स्ट करें आप फोर आर्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका जो पहले जो फोर आर्म था वो तो वैसे का वैसे ही है। अब इसकी सप्लाई भी अल्लाह ताला ने एक दी हुई है जो ब्लड की हो रही है। आपने जब एक्सरसाइज शुरू की तो मसल ग्रो किया, अब सप्लाई तो उसकी एक थी, अब वो Yes. कैसे कवर करेगा? तो अल्लाह की कुदरत है कि जब सर्कुलेशन अच्छी होती है तो उस पर नेचुरल कोलेटरल्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी छोटी शाखें। इसी तरह हार्ट के साथ भी है। ये प्रोसीजर बहुत ही FDA अप्रूव बहुत ही कारामद प्रोसीजर है, जिसमें जिनका हार्ट बहुत वीक है या जिनके हम कहते हैं कि बाईपास होना तो चाहिए लेकिन बहुत रिस्की है, सही। उनमें बहुत अच्छा ये वो करता है और पाकिस्तान में 2003 से अवेलेबल है। अच्छा, लेकिन लोगों को इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अवेलेबल, हाँ आप सही कह रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस है भी कुछ हद तक, और कुछ ऐसा भी है कि इसको प्रमोट इसलिए इतना ज़्यादा नहीं किया गया क्योंकि एक एथिकल वे में जो प्रमोशन होती है वो थ्रू वर्ड ऑफ माउथ और आपके रेफरल्स होते हैं, यानी आपके सही। कार्डियो फिजिशियन, कार्डियक सर्जन्स आपको रेफ़र कर रहे होते हैं। सही। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा कि हमारी नेबरिंग कंट्री जिनसे मुकाबला उनका भी रहता है, हमारा भी रहता है, उनके पास 300 सेंटर्स हैं। सही। अमेरिका से इलाज आया था जहाँ पे अभी भी 800 सेंटर्स हैं। चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह अवेलेबल है। सही। तो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने 2 चीज़ें बताई हैं, इसमें 2 चीज़ें पूछनी है मैंने इसी तरीका इलाज के हवाले से। इसका नाम एक तो दोबारा से बताइएगा। EECP कहते हैं, EECP। EECP या ECP कह दें हाँ या EECP, ठीक है, EECP। लेकिन ECP वो वाला नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में है। अक्सर लोग मुझे हाँ, इसे ठीक कहते हैं एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ठीक है, EECP। जी। अच्छा, इसके बारे में आपने जो बताया उससे ये वाज़ेह होता है कि जब हमारा दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है या जो ऑपरेशन सर्जरीज वगैरह करवाने के बाद, दवाइयाँ खाने के बाद जो है आपको यहीं से एक ऐसा एक सोर्स मिलता है, इससे आप वापस रिकवर कर रहे होते हैं। एक तो आपने ये बताया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये अर्ली स्टेज पे भी इस तरीका इलाज के तहत अपने दिल को रिकवर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है नंबर 1, यानी उसके फादर मदर को अभी रिसेंटली ऐसा उन्होंने डायग्नोज किया कि जी वो था, उसने फील किया कि जी मुझे भी प्रॉब्लम है और मैं एक्सरसाइज नहीं करता, तो वो भी अपना एक वर्कअप करवा के सिटी एंजियोग्राफी करवा के, सिटी एंजियो एक अच्छी एक उसमें है डायग्नोस्टिक वो है कि पहले हम क्या करते थे कि एंजियोग्राफी में अभी भी करते हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है कि एक आपकी वेसल के थ्रू एंटर होते हैं बॉडी के अंदर, हार्ट तक जाते हैं और फिर उसकी पिक्चर्स ली आती हैं। सिटी एंजियोग्राफी होती है सिटी स्कैन, आपने अंदाज़ा लगा दिया होगा टर्म सिटी से, तो सिटी स्कैनर के थ्रू हम इमेजेस लेते हैं हार्ट के,
तो ऐसे लोग वो टेस्ट करवाने के बाद फिर ये अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने ऐसे मरीज़ किए हैं जिनका दिल का पंपिंग फंक्शन 15%, 20%, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो हमारे पास आए और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिकवर होकर गए। सही। अच्छा, पहले एफडीए एक अमेरिका का इदारा है जिसके अप्रूवल के बगैर कोई दवा, कोई इलाज दुनिया में नहीं आता। एफडीए ने इसको पहले अप्रूव किया था एंजाइना और हार्ट फेलियर के लिए। अब करंट स्टेटस में ये है स्ट्रोक पेशेंट, यानी जिनको फालिज होता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी बेहतर हो रही है। आपकी किडनीज, आपके ब्रेन की सप्लाई, आपके पेनक्रियाज। ऐसे मरीज जो डायबिटीज़ के साथ आते हैं, ज़्यादातर मेरे पास जो हार्ट पेशेंट है डायबिटीज़ के साथ आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब अब ये इलाज कर रहे हैं, हमारी शुगर लो हो रही है आजकल। अच्छा। तो अच्छी बात है ना। देखें, डायबिटीज पेशेंट को क्या बोलते हैं हम, वॉक करें। जो वॉक करेंगे क्या होगा, सर्कुलेशन बेहतर होगी, जो आपके पेनक्रियाज के सेल बचे हुए हैं वो सही काम करेंगे, तो आपकी स्टोरेज और प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन जो है वो कंट्रोल होगी, तो आपके अच्छा तो हमसे कहते हैं दवा कम कर लें, अब अच्छी बात है। तो सर्कुलेशन का एक चीज़ है, सर्कुलेशन का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मैं अपने हर प्रोग्राम में एक चीज़ ऐड करता हूँ, अच्छा ब्रेक के बाद में वो ऐड कर नहीं, कॉलर हमारे साथ हैं तो उनको भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं राना मुनीर बात कर रहा हूँ राजनपुर से। राजनपुर से। राजनपुर से जी। क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप मुनीर साहब? मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, 2016 में मुझे अटैक हुआ था, तो मुझे एक स्टंट डाला डॉक्टरों ने, तो उन्होंने कहा कि हम रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन मैं मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है, इको मेरी ठीक है। तो ये जो 2 महीने जिसमें डॉक्टरों ने कहा कि हम रिस्क नहीं ले सकते स्टंट डालने का, तो इसके बारे में मालूमात लेना चाहूँगा। समझ आइए। ठीक है, ठीक है। तो कुछ पूछना है आपने? ये आपको 2 स्टंट, एक स्टंट डरा था 2016 में डरा था जी, 2016 में। उसके बाद कोई आपने कोई टेस्ट वगैरह आपने करा? अभी कितना चलते हैं या कोई तकलीफ होती है आपको? सर मैं हर 3 माह के बाद लिपिड प्रोफाइल चेक करवाता हूँ। अच्छा। और दूसरा मैं हर 6 माह के बाद डॉक्टर साहब को मैं चेक करवाता हूँ, उन्होंने कहा भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, मेडिसिन चलती रहेंगी। ठीक है जी। मैं इसका आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा, इनकी एंजियोप्लास्टी की गई एक वेसल की, बाकी जो 2 वेसल्स थी वो आई थिंक शायद स्टेंटेबल नहीं थी, या फिर उस पर ग्राफ भी लग नहीं सकता, मैंने देखी नहीं इनके एंजियोग्राफी, रिस्की है। हाँ, तो उनके लिए हमारा तरीका इलाज ये बहुत आइडियल है। जो बाकी जो वेसल्स इनकी बची हुई हैं उस पर जब नेचुरल बाईपासेस बन जाएंगे तो इनका हार्ट का पंपिंग फंक्शन भी अच्छा होगा, और इनकी हार्ट की परफॉर्मेंस के साथ साथ सर्कुलेशन जब बेटर होगी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सही। तो पाकिस्तान भर में ये जो तरीका इलाज है ये मौजूद है या सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही इस पाकिस्तान में इलाज होता है? जी, फिलहाल तो ये बड़े बड़े शहरों में ही है। अच्छा। इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं। 2003 में शुरू किया था, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसने स्टार्ट किया था पाकिस्तान में, और एक कराची में है शारा फैसल पे नर्सरी पे, और एक है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में, और एक है हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में। तो ये अभी फ़िलहाल 3 शहरों में है, लेकिन इसको एक्सपैंड होना बहुत ज़रूरी है। हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया वहाँ की गवर्नमेंट ने कि इसको इंस्टॉल किया वहाँ पे। सर, आपसे हम इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहेंगे ताकि जो हमारे नाजरीन हैं उनकी मदद हो सके और वो कुछ जान सकें इस हवाले से, अपने प्यारों के बारे में, कुछ उन्हें सहूलत के बारे में सोच सकें। तो एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम हाजिर हो रहे हैं और बात करेंगे डॉक्टर फैसल साहब से इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं जनाब डॉक्टर फैसल ज़िया साहब, जिनसे हम दिल के अमराज के हवाले से एक नए तरीक़ा इलाज EECP के बारे में जान रहे हैं। नया इस सेंस में क्योंकि बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं। वैसे तो ये 2003 से आपने कहा कि पाकिस्तान में जो है इस पर काम हो रहा है। सर, एक तो आप इनके सेंटर्स के बारे में बता रहे थे, मैं चाहूँगा कि आप उनके बारे में तफसील से बताइए। और दूसरा इसी के साथ एक बहुत ही अहम सवाल जो मैं जोड़ना चाहता हूँ वो ये है कि अगर कोई अपने मतलब अपने इलाज के लिए, अपने किसी प्यारे के इलाज के लिए इस तरीका इलाज का इंतखाब करता है जिसको EECP कहते हैं, तो क्या किसी डॉक्टर की हदायत लाजमी है इसके लिए, या खुद फैसला करके आप वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको बताएंगे? ज़रा इस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई चाहते हैं हम। देखिए, सबसे पहले आपने जो सवाल था कि इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं,
वो कराची में शारा फैसल पे राजी रोड पे ECP पाकिस्तान के नाम से है अवेलेबल, और शिफा इंटरनेशनल बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है इस्लामाबाद जी। में, वहाँ पे ECP है, और हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में। ठीक है जी। उसके अलावा कुछ दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने लाहौर में भी एक सेंटर कायम किया अभी हालिया भी। और मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, एक हमारी है इंटरनेशनल ECP एसोसिएशन, जो पूरे दुनिया में जितने ECP हैं सेंटर्स हैं और जितने उनके थेरेपिस्ट और उनके डॉक्टर्स कार्डियोलॉजिस्ट हैं उसमें रजिस्टर्ड हैं हम लोग। वो साउथ अफ्रीका में इसका हमारा हेडक्वार्टर्स है। तो एक मुझे उनकी तरफ से एक एजाज़ है जो मेरे लिए बहुत फ़ख्र है पाकिस्तान के लिए, मतलब है कि मेरे लिए कि मैं एज अ पाकिस्तानी उन्होंने मुझे ग्लोबल स्ट्रेटजी हेड मुकर्रर किया, यानी जितने सेंटर्स लग रहे हैं दुनिया में वो मेरे अप्रूवल के बगैर वो नहीं वो हो सकते वो। क्या बात है। तो ये उन्होंने मुझे एक चेक किया, और हमारे एक फोरम बना हुआ है जिसमें हम डिस्कस करते हैं जितने भी कॉम्प्लिकेटेड हमारे केसेस होते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसका आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि अक्सर लोग फ़ोन करके थे हमें ECP करानी है, लेकिन हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। अगर किसी का बाईपास बहुत ही इमरजेंसी है और उसमें उनकी लेफ़्ट मेन वेसल ब्लॉक है और उसमें उनका हार्ट ऐसा है कि उस पर बाईपास हो सकता है, तो बाईपास के लिए जाना चाहिए पहले उसमें। अब जैसे एंजियोप्लास्टी का मैंने पहले जिक्र किया कि ER में गए और विद इन 2 आवर्स आपकी एक प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो गई एंजियोग्राफी के साथ, तो दैट इज़ लाइफ सेविंग, वो कर ली। आगे चल के इंतखाब करना, उसके लिए आपके नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपका जो डॉक्टर है वो आपसे इतनी हेल्प आउट नहीं करे, तो आप हमारे पास ECP सेंटर्स पे आ सकते हैं। हमारे पास पूरी एक्सपर्ट की टीम है जो हम पूरी आपकी स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट ECP से हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट बाईपास से हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट एंजियोप्लास्टी से हो सकते हैं। तो जो 2003 से लेके अब तक का जो अरसा है हमने बहुत ही एथिकल वे में गुजारा है। हमने ऐसा नहीं किया कि कोई कहे कि जी इसका तो बाईपास होना था उन्होंने ECP कर दी, ऐसा नहीं है। जो कैंडिडेट इसके लिए हैं तो डेफिनेटली हमने वही सेलेक्ट करके किए, और हम US FDA जो है जिसके तहत ये सब चीज़ें होती हैं अप्रूवल वगैरह कि इसको इस कंडीशन में कर सकते हैं, उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और जो हमारी इंटरनेशनल ECP एसोसिएशन है, एक पूरी हमने प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं हर कंट्री के लिए, तो उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। सही सही, यानी सर जिसको जिस तरह की नीड होती है उसके हिसाब से आप वो प्रोसीजर जो है वो करते हैं। कॉलर भी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, से बात करें। जी मैम, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम मुदस्सिर है। जी मुदस्सिर, क्या सवाल करना चाहेंगे? डॉक्टर फैसल ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आपकी जो कॉर्नरी आर्टरी होती है लेड, अगर लेड के मिड डिस्कोर्स में 40% ब्लॉकेज हो तो हमें क्या एहतियात करनी चाहिए ताकि वो ब्लॉकेज इंक्रीज ना हो और हम फ्यूचर में किसी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें? थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है। ये 40% ब्लॉकेज यानी अर्ली ब्लॉकेजेस हैं जो डेवलप हो रही है, जो आस्ते आस्ते प्रोग्रेस करती है। सबसे बेहतर कि अपना कोलेस्ट्रॉल बहुत ही लोअर साइड पे रखें और वॉक अपनी रखें, कंटिन्यू एक्सरसाइज रखें अपनी, और जितनी भी आपकी जो अपने डिस्कस किए डाइट के हवाले से मुरगन ग़िज़ाएँ उनसे परहेज़ करें, तो डेफिनेटली आप उसको बचा सकते हैं कि आगे जल्दी प्रोग्रेस करे। प्रोग्रेस तो करेगी लेकिन उसको आप रोक सकते हैं इस तरह से, ये नहीं कि वो ख़त्म हो जाएगी, वो रहेगी, लेकिन स्टिल उसको हम अगर कंट्रोल कर लें तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। बिल्कुल सही। सर एक सवाल और है इसी तरीका इलाज के हवाले से, ECP के हवाले से ही, कि क्या ये महंगा तरीका इलाज है? सबसे सस्ता पाकिस्तान में है। सबसे सस्ता तरीका इलाज दिल के जितने भी इलाज दुनिया में जितने हो रहे हैं ना ECP सेंटर्स हैं, और सबसे सस्ता पाकिस्तान में। अच्छा, सही। ये टोटल 35 डेज का इलाज होता है, यानी 35 सेशंस होते हैं, ठीक है, जो एक पेशेंट को लेने होते हैं। और 35 से 40 कितने गैप से होते हैं? रेगुलर बेसिस पे होते हैं। 5 डेज अ वीक हम उसको कहते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर बीच में कोई गैप आ जाए, किसी को नज़ला ज़ुकाम हो जाए या कोई और वजह हो, तो वो हम कहते हैं कि मैक्सिमम 7 डेज से ज़्यादा का गैप मत लें ताकि सेशंस ख़त्म। हमारा टारगेट ये इसमें आपको बता दूं क्या है, जो पेशेंट हमारे पास यहाँ से जा रहा है वो एटलीस्ट 30-40 मिनट्स की सिम्टम फ्री वॉक कर रहा हो। अब सिम्टम चाहे उसके इंजाइना के हों, चेस्ट पेन होता हो उसको, या फिर सांस फूलना जैसे हार्ट फेलियर है, वो सिम्टम रिलीफ करने हैं उसके। अच्छा, खाली सिम्टम रिलीफ नहीं है, इसमें हम कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं प्री एंड पोस्ट। ऑलरेडी एक वर्कअप के साथ ही कार्डियक पेशेंट आता है, लेकिन अगर नहीं होता तो उसका वर्कअप हम कराते हैं इलाज से पहले, इलाज के बाद, ताकि हम सिम्टम उसको रिलीफ कर रहे हो, लेकिन साथ साथ हम सब्जेक्टिव देख रहे हो कि जी उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसमें क्या इसका इम्पैक्ट हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ इसका। और इसके लिए हमने एक इंटरनेशनल फोरम के अंदर आपको डिस्कस किया, हमने पेशेंट रजिस्ट्री भी की हुई है कि जितने पेशेंट हमने पाकिस्तान में किए, जितने इंडिया में किए, जितने दुबई में किए, हम तमाम उसका डेटा एक जगह पे
कलेक्ट करके कुछ स्टडीज़ हम करते रहते हैं वक्तन फ़क्तन के इस कंडीशन के अंदर ये पेशेंट में क्या फ़ायदा हुआ और इसमें क्या फ़ायदा हुआ, तो एक बहुत अच्छा है कि हमारे लिए वो डेटा भी कलेक्ट होता है वो। सही सही। तो सर इस वक्त जो हार्ट पेशेंट हैं जो किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं हार्ट की, तो उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए हार्ट पेशेंट्स के लिए और नॉर्मल लोगों के लिए कि वर्जिश करें जी। रोज़ अपने लिए एटलीस्ट 1 घंटा चले, 45 मिनट, आधा घंटा चले निकाल लें। जी। वर्जिश का मीन है कोई भी एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज करनी, वॉक करना, वो करें। जो दिल के मरीज़ हैं और जो कोई भी प्रोसीजर करा चुके हैं वो ये ना समझें कि जी उनका अब दिल बिल्कुल सेट हो गया, नया हो गया, रिपेयर किया गया है। और रिपेयर चीज़ का तो बहुत ख्याल रखा जाता है, यानी उनको और ज़्यादा एहतियात करनी है, स्मोकिंग से क्विट करनी है, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट को स्किप करना है, वॉक अपनी कंटिन्यू करनी है, ब्लड प्रेशर हर चीज़ अपने मॉनिटर करने हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, कोई भी डिजीज़ हो, खासतौर पर हार्ट डिजीज़ पर तो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। सर इसी मौके पे एक पैगाम मैं और लेना चाहता हूँ अपने उन दोस्तों बहन भाइयों के लिए जो जिनका वज़न ज़्यादा है, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, उनके लिए दिल के हम एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के नाते आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं एक चीज़ कोट करता हूँ अपने हर प्रोग्राम में, इस पर भी करूँगा। मेरे बहुत ही सीनियर कोलीग डॉक्टर हैं जो इस्लामाबाद में बैठते हैं, उन्होंने अपने क्लिनिक के बाहर लिख के लगाया हुआ है, आपका दिल आपके कदमों पे। आपका दिल आपके कदमों में। कदमों में। वो कैसे? जब आप वॉक करेंगे तो आपकी सर्कुलेशन अच्छी रहेगी, तो आपका हार्ट सही परफॉर्म करेगा, तो इसका मतलब दिल आपके कदमों पे। अच्छा ठीक है, वो महबूब आपके कदमों में वाली फील आई अचानक, मगर दिल आपके कदमों में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए और बड़ी एक अच्छी गुफ्तगू रही। बाकी अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं www.facebook.com/newscafe। फ़हीम अब्बास को, ज़ारा रज़ा को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त, आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।